बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फ़रा और मैं हमज़ा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज फ़रा मौसम जो है ना कुछ तब्दील हुआ है, हल्की हल्की बारिश वक्फे से यहाँ लाहौर में हो रही है और साथ ही सर्दी की शिद्दत में कमी आई है। रात को तो खासी जिसे कहते हैं गरज चमक के साथ बारिश और खूब खुल के बारिश, बौछार वाली वो वाली बारिश थी, लेकिन उसका नतीजा ये है कि जो सर्दी कम हो गई है ना, अब जो हड्डियों में लगती है ना सर्दी, वो नहीं थी। ऐसी है कि अब आप सर्दी इंजॉय कर सकते हैं। अब आप कॉफ़ी का कप लेके सर्दी में टहल सकते हैं भाई। अब आप कह सकते हैं कि लाहौर है मतलब क्योंकि वहाँ पे जो हमारा मौसम खुल गया है। आज सूरज की बादलों से झांक रहा था, कुछ जगहों पे अभी ज़रा बादल हमें लग रहा था कि सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, और उसके साथ ना कपड़े जो बहुत सारे पहनने पड़े थे ना आपको, जैकेट से लिए, वो उससे भी जान छूटी, थोड़ा वजन भी हल्का। वो कपड़ों की वजह से सांस नहीं आ रही होती थी ना, तो अब आप सांस जो है आराम से ले सकते हैं और अब आप टहल सकते हैं। इस सर्दी को आप एंजॉय कर सकते हैं। जो माएँ कहती हैं बच्चों को कि सर्दी में ना निकलो, सर्दी लग जाएगी, आज आपको सर्दी नहीं लगेगी तो आज सर्दी एंजॉय करें। बट ये हम लाहौर का अपडेट कर रहे हैं। अब आपके शहरों में क्या सूरत हाल है? लेट्स होप एंड विश कि आप भी मौसम को एंजॉय कर सकें, उसका जो लुत्फ है वो उठा सकें। और वालिदैन ने कल सुख का सांस लिया है। कई मेरे पेरेंट्स से बात हुई तो वो फ़रा बहुत खुश थे कि शुक्र है अब स्कूल खुल जाएंगे और बच्चे जो हैं वो अब स्कूल जाएंगे, हमें भी कुछ जो है रिलीफ मिलेगा। अच्छा चले, अच्छी बात है, लेकिन मैं बच्चों ने कोई इतना सुख का सांस नहीं लिया, वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बड़ा एंजॉय कर रहे थे इन छुट्टियों को। लेकिन सुख का सांस अगर लिया ना तो प्राइवेट स्कूल वालों ने लिया असल में, खुल के लंबा सा बड़ा सा, इसलिए कि वो जो एक कंसर्न था कि ये जब बाकी सब कुछ जो है वो खुला है तो फिर स्कूल जो है वो बंद क्यों है, और क्या सिर्फ स्कूल से कोरोना फैलता है। तो कोरोना वबा की वजह से बंद जो तालीमी इदारे उनके बारे में अब इस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं। बड़ी खबर है, वफाकी हुकूमत ने तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया। 18 जनवरी से 9th से 12वीं जमात और 25 जनवरी से प्राइमरी से 8वीं जमात तक के स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, जबकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 1 फरवरी से खोली जाएंगी, वहाँ पर तदरीसी अमल 1 फरवरी से होगा। फिर मुझे ये बात थोड़ी सी ना समझ नहीं आई है कि बच्चों को पहले भेजा जा रहा है, फिर यूनिवर्सिटीज़ बाद में खोली जा रही हैं। खैर, इस बात का फैसला वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में किया गया। जिस तरह फ़रा कह रही थी कि बच्चे कुछ खास खुश नहीं है, तो पिछली बार जो बच्चों ने गाने बनाए थे ना शफ़क़त महमूद साहब के ऊपर, कल भी मीम्स चल रही थी। अच्छा, कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। अच्छा, उन्होंने एक और ट्वीट भी कर दी ना, उन्होंने कहा कि ये याद रखें कि इस दफ़ा कोई एग्जाम दिए बगैर प्रमोट नहीं होगा, पेपर देने पड़ेंगे सबको, तो आप पढ़े उसके लिए। और मेरे ख्याल स्कूल शायद इसलिए खोलेंगे कि स्कूल्स का सेशन क्लोज होता है ना, मार्च में स्कूल्स का जो है सेशन क्लोज होता है, लेकिन इस दफ़ा तो कह रहे हैं अगस्त से शुरू करेंगे। उसको भी तब्दील कर दिया। हाँ, वो भी चेंज किया गया। सो इजलास के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने बताया कि बोर्ड इम्तहानात मई जून में होंगे अब, और हुकूमत की अवलीन तरजीह जो है वो बच्चों की सेहत है। 14 या 15 जनवरी को भी दोबारा जायज़ा इजलास होगा, और मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस मौके पर कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर में कुछ ठहराव आया है। और प्राइवेट स्कूल्स की जिस तरह हम बात कर रहे थे, सुप्रीम काउंसिल ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि SOPs के तहत स्कूल्स खोलेंगे। दूसरी जानिब वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मंजूरी से पंजाब में अगले तालीमी साल में सिंगल नेशनल करिकुलम नाफिज कर दिया गया है, जिसकी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमेशा से करती रही है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने NNC और मॉडल निसाबी कुतुब का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये तो तालीमी साल के हवाले से हम बता रहे थे, लेकिन लोगों की क्या राय है वो भी ज़रा आपको सुना देते हैं, और बच्चों की क्या राय है वो भी साथ साथ हम कोशिश की कोई बच्चा भी मिले और उनसे भी हम जाने कि उनको कैसा लगा ये फैसला। मैं समझता हूँ कि स्कूल तो खुलने चाहिए ताकि बच्चों को स्टडी का मौका मिले। 1 साल ज़ाया हो गया और मज़ीद जो है ज़ाया होने के चांसेस हैं। कोरोना की सूरत हाल तो यही चलेगी ना, जो है वो तो कम नहीं हो रही है ना, फिर भी बच्चों को भेजेंगे, SOPs के हिसाब से भेज देंगे बच्चों को। मेरे ख्याल में हमें जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का बहुत सारा साल ही समझे हमने नहीं पढ़ा, पढ़ाई का बहुत लॉस हो चुका है, बहुत नुकसान हुआ है बच्चों का, तो जल्द से जल्द खुल जाए अच्छी बात है। हाँ, स्कूल खुलना चाहिए, बच्चों की तालीम जारी होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ खुली हुई है, शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, सब जा रहे हैं, शॉपिंग्स कर रहे हैं, हर चीज़ें हो रही है, वैसे स्कूल ही बंद है तो स्कूल भी खुलना चाहिए। स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब हो गई है, हर चीज़ खुली हुई है, मॉल्स खुले हुए हैं, शादी हॉल खुले हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल भी खुले कि बच्चे अपनी पढ़ाई सही से रिकवर कर
कर सके। मेहरबानी होगी हुकूमत को कि हमारे साथ पे ताउन करें, हमारे बच्चों को फिर से ये तालीमी इदारे खोलें। नया साल शुरू हो गया है और कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को भेजें। बड़ी सेंसिटिव वबा है ये जो कोरोना है, इसका खात्मा नहीं हो जाए, बच्चों के लिए खास तौर पे स्कूल नहीं खुलने चाहिए। अगर खुल भी गए तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है इतना। नहीं तो अभी सर्दी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कैसा है, ठंड है या नहीं है। जो मशवरा करेंगे वो सही होगा। खुशी तो हो रही मगर फिर हमारी सेहत का नुकसान भी तो होगा। अगर कोरोना हो गया तो हमें तो अल्लाह ना करे, कॉलेज में तो SOPs का ख्याल ही नहीं होता। अच्छा, वैसे तो कौम यक जुबान लग रही है, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं कोरोना को लेके। और एक बच्ची के जो कंसर्न है ना आखिर वाली के, वो तो है कि हम खुदा न खास्ता हमारी सेहत को हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? लेकिन बच्चियों की वजह ना बच्चों से पूछना चाहिए था। असल आपको तासुरात वहाँ से मिलते हैं। मुझे लगता है मीम उन्होंने ही बनाया, वो यहाँ पर मौजूद। हाँ, वो जो लड़कियाँ तो फिर भी कहती हैं हाँ स्कूल खुलने चाहिए, हम स्कूल जाएंगे, वहाँ पे दोस्तों से गप्पे मारेंगे, खुश होंगे। वैसे भी लड़कियाँ पढ़ने की शौकीन बिल्कुल ऐसी। और कोई उनके पास वैसा जो है ना बिल्कुल नहीं होता कि वो जिस तरह से लड़के बाहर घूमने फिरने निकल जाते हैं, मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए, मैं फलाने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, वो बेचारियां वैसे नहीं जा सकती। तो उनके लिए स्कूल जो है इज फन एंड आउटिंग एंड एजुकेशन सब कुछ इकट्ठा होता है। चलिए इस बारे से हम बात कर लेते हैं। सो हम बात करेंगे सेंट्रल चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध तारिक शाह साहब हमारे साथ हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग तारिक शाह साहब, कैसा लगा आपको ये फैसला जो हुकूमत ने किया? फाइनली जो आप लोग सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, हुकूमत ने उसी को ही एंडोर्स किया है, लेकिन मरहलावार जो खोले जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि एक तो खुशाइन बात यह है कि चले स्कूल खुलने जा रहे हैं। हमसे तो कहा गया था कि 11th को, लेकिन 18 को खोल रहे हैं, कोई बात नहीं, एक वीक और सही। लेकिन बात यह है कि इसमें स्टेजेस वाइज ना खोले जाए, क्योंकि अगर स्टेजेस वाइज खोले जाएंगे तो फिर मज़ीद और टाइम लगेगा बाकी क्लासेस को रिज्यूम होने में। तो हमारा तो अभी भी मुतालबा यही है कि क्लासेस को एक साथ खोला जाए, चाहे बेशक 18 से ही खोल दें, लेकिन साथ खोलें, सारे क्लासेस को रिज्यूम करें। और रिज्यूम करने में ये आसानी होगी कि हम फिर सारी क्लासेस को एक साथ लेके चल सकेंगे। और जब एक साथ लेके चल सकेंगे तो उसमें आसानी ये है कि करिकुलम भी फिर हम प्रॉपर्ली मैनेज कर सकेंगे। हाँ, लेकिन SOP से मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तारिक शाह साहब, ये कहिएगा, ये जो फैसला आया कि यूनिवर्सिटीज़ लेट खोली जा रही हैं, स्कूल्स पहले खोले जा रहे हैं, आपको ये फैसला कुछ समझ आया कि ये फैसला क्यों किया गया है? इसमें क्या हिकमत आप देखते हैं? देखिए, हिकमत तो मुझे स्कूल की भी 2 स्टेजेस बनाई गई हैं। पहली स्टेजेस में क्लास 9 to 12 खुलेंगी, उसके बाद फिर क्लास 8 से नीचे डाउनवर्ड जाएंगे। तो वो भी एक अजीब सी बात है कि स्टेजेस क्यों खोली जा रही हैं, क्योंकि जब बड़े बच्चों को खोल दिया, छोटे बच्चों को तो बुला ही सकते हैं फिर हम, क्योंकि उनके भी एग्ज़ाम्स हैं। अगर इनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं तो उनके इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैंने जैसे अभी पहले भी कहा कि हमारा मुतालबा अभी भी यही, क्योंकि 14-15 को एक्सपेक्टेड है मीटिंग उनकी दोबारा, तो उसमें नज़रसानी की जाए कि सारी क्लासेस को एक साथ खोला जाए। यूनिवर्सिटीज़ को तो खोलना कोई मसला ही नहीं है, वो तो बड़े बच्चे हैं। जब कहा जाता है छोटे बच्चे SOPs कैसे फॉलो करेंगे, तो जब पास्ट में छोटे बच्चों ने SOPs को फॉलो करके दिखा दिया, तो ये तो फिर भी बड़े बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, तो इनको तो वैसे ही खोल देना चाहिए था, बंद ही नहीं करना चाहिए था। मैं तो यहाँ तक कहूँगा। पेरेंट्स के लिए ज़रा बता दीजिएगा कि ऑल्टरनेट डेज पर ही बच्चों को बुलाया जाएगा, 50% जो है वो हाज़िरी होगी एक क्लास में, या फिर तमाम बच्चों को इकट्ठा बुलाया जाएगा? ज़रा SOPs भी हमारे साथ शेयर कर दें, पेरेंट्स को आसानी हो जाए। जी बिल्कुल, देखें, जैसे पास्ट में SOPs फॉलो करवाए जा रहे थे कि सैनिटाइज़र जो है ना वो एंट्रेंस पे किया जाएगा, मास्क पहनना कंपलसरी होगा, और उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन स्कूल के अंदर की जाएंगी। थर्ड स्टेज ये है कि स्कूल में बच्चों को अल्टरनेट डेज बुलाया जाएगा। कुछ स्कूलों ने ये ऑप्शन दिया था कि ऑनलाइन जारी रहेगा, और जो फिजिकली पढ़ना चाहते हैं वो रेगुलरली स्कूल आ जाएँ, तो ये ऑप्शन भी मौजूद थे। तो डिपेंड्स ऑन द स्कूल कि और वो पेरेंट के वो उनको क्या फिजिबल लगता है। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ने अल्टरनेट डेज बुलाया था बच्चों को स्कूल में, तो वो जो भी पास्ट में SOPs चल रहे थे वो सारे SOPs अभी भी लागू होंगे, लेकिन स्कूल फिजिकली जैसे चल रहे थे पास्ट में पिछले 1.5 महीने पहले, वैसे ही अब दोबारा रिज्यूम होंगे। उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी या कोई चीज़ रेगुलरली नहीं हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तारिक शाह साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुराद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुराद राज साहब, ये फैसला किया गया हुकूमत की जानिब से, पेरेंट्स इस फैसले को बहुत खुशाइंद करार दे रहे हैं, बाकी भी जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो खुशाइंद करार दे रहे हैं। ज़रा बता दीजिएगा आसानी के लिए किस तरीके से बच्चों को स्कूल भेजें पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है और फिर स्कूल्स की क्या जिम्मेदारी है?
लेकिन जी मैं इसमें दो चीज़ें बतानी ज़रूरी समझता हूँ। एक तो पेरेंट्स ज़रूर भेजें क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा लर्निंग लॉस हो चुका है। आपने देखा 6 साल के अंदर मेजॉरिटी जो है बच्चों ने वो घर पे गुजारी है, तो इसलिए स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। और हम अभी भी उसी तरह चलेंगे 50%, अगर मंडे को बच्चे आ रहे हैं तो 50% ट्यूसडे को आएंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी मॉनिटर्ड फॉर श्योर, जितना पहले भी हो रहा था। और मेरे ख्याल से इस तरह SOP फॉलो स्कूल में किए जा रहे थे, कहीं पे भी नहीं किए जा रहे। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को सिर्फ चाहिए कि अपना वो बच्चों को मास्क के बगैर स्कूल ना भेजें। और अगर किसी बच्चे को कोई खांसी है, जुकाम है, गला खराब है, तो उसको भी स्कूल ना भेजें। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स से। बाकी जो है इंशाल्लाह ताला विल मेक श्योर एट द स्कूल के SOP फॉलो हो रहे हैं और बाकी चीजें हो रही हैं। सो आई थिंक इंशाल्लाह ताला ये। और मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये मिल के हमें सब ने करना है। इसमें ये नहीं होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट कुछ करे, इसमें प्राइवेट सेक्टर ने भी साथ होना है, गवर्नमेंट ने भी साथ होना है, पेरेंट्स ने भी साथ होना है, सब ने मिल के ये करना है। देन इट विल बी सक्सेसफुल, अदरवाइज इट वोंट बी। बिल्कुल सही। ये भी फरमा दीजिएगा, मई जून में जो कहा जा रहा है कि एग्जाम्स होंगे, तो वो जो और फिर अगस्त में सेशन शुरू होगा, ये जो टाइम एकेडमिक ईयर है इसकी कंप्लीशन के बारे में भी बता दीजिए कि वो कैसे मैनेज किया जाएगा। देखिए अभी जो रेगुलर 1 through 8 के एग्जाम्स होते हैं वो तो मई में होंगे, जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो जून में होंगे। और इसी तरह जो नया सेक्शन, अब गर्मियों की छुट्टियां जो है बिल्कुल कम कर दी जाए, ताकि जो इतना टाइम हमने लूज किया है छुट्टियों की वजह से, तो इस दफा गर्मियों की छुट्टियां बिल्कुल मिनिमल। बिल्कुल ठीक है। मुराद साहब, सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से कुछ हमारी रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि वो क्या है, कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है, किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो पाबंद होंगे कि उस पर अमल करना है। देखिए जी, सब ये समझ रहे हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम का मतलब है कि सब एक जैसी किताबें पढ़ें। वो कभी भी नहीं होता। जब वो सिलेबस एक जैसा होता है तो सबकी किताबें एक जैसी होती है। करिकुलम का मतलब क्या है कि एक फ्रेमवर्क दिया गया, एक सर्कल आप बना लें, पेज पे एक सर्कल है जी, सब में उस सर्कल के दरमियान पे रहे। कोई भी जो पढ़ा, चाहे वो 10 डिफरेंट किस्म की किताबें हों, मगर एज लॉन्ग एज वो सारी किताबें जो हैं वो सर्कल के बीच के अंदर हैं, उस फ्रेमवर्क के अंदर हैं, तो दे आर ओके। और वो PCP भी जो है वो अप्रूव करेगा सारी किताबें। तो ये इंशाल्लाह ताला क्लास 1 through 5 में जो नेक्स्ट स्कूल ईयर शुरू होता है 2021 का, उसमें 1 through 5 में इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही थी, और पंजाब के वाले से अगर बात करें तो वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट थी कि बहुत सारे बच्चे हैं, जिसमें 93 लाख के करीब बच्चे हैं, जो कि उनके मुताबिक माफ़ कीजिएगा कि हो सकता है इसके बाद स्कूल खुलने के बाद वापस स्कूल ना आए। तो उन बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि हमें पूरी एक कैंपेन चलानी पड़ेगी। बच्चों को, मुझे पता है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, और हमारा स्कूल से भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। प्राइवेट स्कूल बहुत सारे जो 5000 से कम फीस वाले हैं, 70% वो स्कूल पंजाब में वो हैं जो प्राइवेट स्कूल 5000 रुपए से कम फीस वाले हैं, और उनमें से काफ़ी स्कूल बंद भी हो गए बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली वो सस्टेन नहीं कर सके फाइनेंशियल जो बर्डन था। तो इसलिए इसके लिए हमें पूरी एक कैंपेन चलानी पड़ेगी, मगर मैं तब तक कैंपेन नहीं चलाऊंगा जब तक हमें श्योरिटी नहीं मिल जाती कि हाँ जी अब स्कूल खुले रहने। क्योंकि अगर आप कैंपेन चलाते हैं और फिर खुदा ना खास्ता सिचुएशन खराब होती है और स्कूल बंद करने पड़ जाते हैं, तो सारी कैंपेन, सब चीजें बिल्कुल जाया हो जाएंगी। So we have to be very sure once we do that, मगर वो पक्का हमें करना पड़ेगा। You're absolutely right, ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ गया। एंड वो जो गुर्बत और जहालत का एक ताल्लुक हमेशा से लिंक किया जाता है कि ड्रॉप आउट्स इसलिए होते हैं कि पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते अपने बच्चों की एजुकेशन फी और एक्सपेंस एजुकेशन के, और फिर उन्हें ये भी लालच होता है कि ये बच्चे कुछ कमा के घर लेकर आएंगे। तो उस विशेष साइकिल को ब्रेक करने का कहीं ना कहीं तो उसके लिए कोई इंटरवेंशन ज़रूरी है। वो जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, वो जो पूरी दुनिया बात करी, जिस एजुकेशनल इमरजेंसी की आप बात कर रहे हैं, कि जो बच्चे स्कूल चले गए हैं छोड़ के, अब उनको वापस लाने के लिए भी कुछ तरजीहात, कुछ ऐसे प्लान्स या कुछ ऐसे इंसेंटिव्स जहन में हैं हुकूमत के जो दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इन सब चीजों के ऊपर काम हो रहा है इस वक्त। बट मैं आपको ये बता दूं कि 1000 रुपए से ना किसी की जिंदगी आसान होती है, ना किसी की प्रॉब्लम हल होती है। सो वो आप अगर आपने कोई अमाउंट देनी तो ऐसी रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए जिससे कि आप सस्टेन कर सकें। दूसरी चीज जो आपने कही, बच्चों की फीस तो है ही नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में तो फ्री है बच्चे, सो दे डोंट हैव टू पे फॉर इट। आपने सिर्फ पेरेंट्स कन्विंस करना है उनको स्कूल भेजने के लिए, और मैं तो इस लिमिट तक जाने के लिए तैयार हूँ इस वक्त
जो कि मेरी टीम नहीं है, कि मैं समझता हूं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडी कोई नहीं मिलनी चाहिए, लाइक उनको हेल्थ कार्ड नहीं मिलना चाहिए, उनको चीजें नहीं मिलनी चाहिए, ताकि हमें पेरेंट्स में भी सख्ती करनी चाहिए ना, दुरुस्त, जो अपने बच्चों को नहीं भेज रहे। तो अगर हमें गवर्नमेंट सब्सिडीज हम उनको फ्री दे रहे हैं, 7.5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको नहीं देना चाहिए। उनको बाकी सहूलियात ना दीजिए ताकि उनको पता हो कि बच्चों को अगर रजिस्टर करवाएंगे स्कूल्स में तो फिर ये सहूलियात हमें मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एग्री करते हैं कि नहीं? बिल्कुल दिस सीम्स वर्केबल के इस तरह से कम हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर हो। बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब, सूबाई वज़ीर तालीम हमसे गुफ्तगू इस वक्त, और उन्होंने अच्छी बात की है कि जब अब हुकूमत सरकारी स्कूलों में अगर फ़ी नहीं ले रही या अगर वहाँ पर आपको और बहुत सारे इंसेंटिव्स जो मिल रहे हैं तो फिर बच्चों को स्कूल भेजना वालिदैन की भी, और वालिदैन की ही दरअसल अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। सेंट्रल की भी है, लेकिन सेंट्रल चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध भी हमारे साथ मौजूद थे। तारिक शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग जो हैं वो इस पे खुश हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से बच्चों के जो सेहत के मामलात हैं उनको भी चलाया जाए, उनका भी ख्याल रखा जाए, और स्कूल्स तालीमी साल जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स को भी पूरी करनी है, और इसके साथ दुआ ये करनी है और हम सबको इसमें अपना किरदार भी अदा करना है कि हम हिफाजती इक़दाम लेते रहें। क्योंकि आज मैं सुन रही थी कि बरतानिया ने लॉकडाउन जो है उसको सख्त करने का ऐलान कर दिया स्कॉटलैंड में और बहुत सारे और इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर ये वबा जो बहुत ज़्यादा फैल रही है और फैल चुकी है। सो हमें हिफाजती इक़दाम पर अपने ज़रूर अमल दरामद करते रहना। कुछ बात कर लेते हैं बड़ी अदालत की, जहां सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए सदारती रेफरेंस पर कल समाअत हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स, इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन सेनेट को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि चारों एडवोकेट जनरल्स और इलेक्शन कमीशन के जवाब का जायजा लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दायर सदारती रेफरेंस की यह समाअत की है और अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए हैं कि रेफरेंस में सेनेट इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से ना कराने का कानूनी सवाल उठाया गया है। जो रेफरेंस क्या है वो उन्होंने बताया। और आम इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हुए आइन के नहीं, ये कहना था उनका। इंटरेस्टिंग एक अहम रिमार्क्स में आएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट भी आइन के तहत ही बना होगा, क्या कोई कानून आइन से बालातर हो सकता है? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सियासी इत्तफाक की राय क्यों नहीं पैदा किया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी और ये वहीं पर बात की कि वज़ीर आज़म ने मुल्क में जारी एहतसाब के अमल के हवाले से जो बात की है और जो एहतसाब हो रहा है इसके पैरेलल क्यों इत्तेफाक राय सियासी जमातें ये पैदा नहीं कर सकती हैं कि जो मामला है, हमेशा से बात होती रही कि हमारे वोट चोरी हो गए, हॉर्स ट्रेडिंग हो गई सेनेट के अंदर, तो क्यों तमाम जमातें बैठकर नहीं कर सकती? वैसे ये क्यों बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, इस क्यों में ही सारा जो है वो जवाब छुपा है। अच्छा, मुल्क में जारी एहतसाब के अमल और नैब की कारकर्दगी की तारीफ जो है वो की गई, वज़ीर आज़म ने की। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि रियासती इदारों को सियासी मुदाखलत के बगैर आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त हो तो कौम को फ़ायदा होता है। नैब ने हमारे दौर में गुज़िश्ता 2 साल में 389 अरब की वसूली की, जबकि इसी नैब ने 2008 से 18 के 10 साल दौर में सिर्फ 104 अरब रुपए रिकवर किए थे। ये तो क्रेडिट ले रहे हैं वो उसका कि नैब ने जो रिकवरीज की हैं। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कल की समाअत हुई है। मार्क्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मारूफ माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आरिफ चौधरी साहब, कहिएगा, मुअज़्ज़िज़ अदालत ने सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान कहा कि ये बेहतर ना होता कि हुकूमत पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों से बात करके कोई सियासी हल निकालती। आपको इन रिमार्क्स के बाद क्या लगता है कि अदालत क्या सोच रही है, अदालत क्या कर सकती है और आपके ख्याल में हो क्या सकता है? आर्टिकल 143 जो है उसमें ये बात दर्ज है कि अगर कोई ऐसा मसला हो जिसका हल बज़ाहिर आइन में नज़र ना आ रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया जा सकता है सदारती रेफरेंस के ज़रिए। तो ये सदारती रेफरेंस का अंजाम मुझे बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल वहाँ से नाकाम होकर आएगा वापस। उसकी वजह ये है
कि अब तक ये सारे मामलात के बारे में हमेशा पॉलिटिकल पार्टी यही कहती रही हैं और हर रोज़ कहती हैं कि जनाब सियासी मामलात जो है वो तो पार्लियामेंट को तय करने चाहिए, कानूनी आइनी मामलात पार्लियामेंट में होने चाहिए। ये पार्लियामेंट से बाहर जो कुव्वतें हैं जिनकी तरफ इशारा इवन सुप्रीम कोर्ट, अदालतें यानी उज़्मा और बाकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो कहा जाता है, तो अब मैं हैरान होता हूँ कि जब भी ऐसा कोई मसला आता है कि जो पार्लियामेंट में होना चाहिए उसको पार्लियामेंट की बजाय सुप्रीम कोर्ट में ले आते हैं। और ये आज नहीं, इससे पहले आप मेमो गेट आपके सामने है, कितना बड़ा अहम मसला था, पाकिस्तान की दिफा से मुतल्लिक मसला था, सिक्योरिटी से मुतल्लिक मसला था, तो वो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब भी सीधे सीधे आ गए, अदालत में पहुंच गए। तो मैं ये समझता हूं कि इस मामले में हुकूमत को जो मशवरा दिया है अदालत ने वो बिल्कुल सही है कि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि पार्लियामेंट का फोरम मजबूत हो। लोगों ने इलेक्ट किया है पार्लियामेंटेरियंस को और पार्लियामेंटेरियंस इस काम के लिए हैं कि वो मामलात अब होगा क्या, क्योंकि अगर पार्लियामेंट मामलात को जी, लेकिन अगर पार्लियामेंट डिसफंक्शनल है, नहीं इत्तेफाक राय पैदा हो रहा, सुप्रीम कोर्ट की जो है वो भी लग रहा है, जैसे आपने खुद भी कहा है कि पार्लियामेंट में ही मामले को हल करने का कहेगी। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए ये कहा है कि अदालत सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, यानी टाइम एंड अगैन उन्होंने कहा है मुख्तलिफ मौके पे। तो अब आपके ख्याल में क्या राय, क्या रास्ता है हुकूमत के पास, क्या करना चाहिए और क्या करना पड़ेगा? रास्ता यही है कि हुकूमत उसी तरह खुफिया रायदही के जरिए ही इलेक्शन होने दे। हुकूमत को कौन ऐसी अचानक मजबूरी आ पड़ी है जो इस मामले में वो चाहते हैं कि ज़रूर यानी ये नज़र आए कि कबाहत कोई नहीं है। मैं अर्ज़ करूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला कर दे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, कोई गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन अब उसका तरीक़ेकार जो है वो तरीक़ेकार ये है कि क्या पार्लियामेंट इसका फैसला करे या अदालत इसका फैसला करे। अदालत तो मुझे लगता नहीं है कि इसका फैसला करे। और पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह आपने एक बात कह दी कि डिसफंक्शनल है, अगर आपकी ये बात बहुत सादगी से आपने कही है, अगर ये बात मान ली जाए तो उसके बाद तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खौफनाक निकलते हैं। अगर सियासी मामला जो है होने का मतलब ये है जी इन टर्म्स ऑफ के कोई सियासी जो मुशावरत है वो वहाँ पे नहीं हो पा रही और मामला जो है वो अगर अदालत आलिया में लेके जाने पड़े और वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि सियासी मामला जिस प्लेटफॉर्म पे तय होने वहाँ पे होने चाहिए, तो इसका मतलब तो ये है ना कि वह जो काम है वो नहीं हो पा रहा वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ इसके साथ आरिफ चौधरी साहब जानना चाहूँगी, वो काम तो वहाँ पार्लियामेंट जब से जी एक और चीज जब से पार्लियामेंट वजूद में दे दीजिएगा, प्रॉब्लम तो वहाँ चल रहे हैं। एग्जैक्टली वज़ीर आज़म ने मामले में ना कानून साजी हो रही है, इवन इंतखाबात के मामले में जो इस्लाहात की बात की गई थी वो भी वहाँ मामला वही का वही रह गया, कोई बात आगे नहीं बढ़ी। कमेटियाँ बनी और 2.5 साल गुजर गए, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। एक तरफ अपोजिशन है जो सड़कों पर आना चाहती है और सड़कों पर मौजूद है, वो ये चाहते हैं कि ये एक दिन पार्लियामेंट ना रहे, और दूसरी तरफ हुकूमत है जो उनके साथ कोई इस तरह की बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना हुकूमत के अंदर कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है। हर रोज़ एक नई अपॉइंटमेंट इस तरह की ऑफेंसिव किस्म की हो जाती है जिससे मामला बनते हुए नज़र नहीं आते। मिसाल के तौर पर जिस तरह वज़ीर दाखिला का इंतखाब है, वज़ीर दाखिला के आने के बाद फिर चांसेस कोई ऐसे नहीं है कि कोई सूरत सुलह की आए, चूँकि हर वो शख्स जो हुकूमत के अंदर है उसकी ज़ुबान बड़ी मैटर करती है, उसका अंदाज़ बड़ा मैटर करता है कि वो किस तरह अपोजिशन के साथ डील करता है। तो अगर आप अपोजिशन को डील करने के मामले में आप ड्राइविंग सीट पे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप उसे डेलिकेट अंदाज में हैंडल नहीं करते और जो सर्टिनिटी चाहिए और जो उसमें मैं समझता हूँ एक पॉलिटिशियंस के अंदर होनी ही चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, मामलात को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। तो ऐसी सूरत मुझे नज़र नहीं आ रही, तो फिर मामला तो वहीं का वहीं रहेगा और उसी तरह ही चलना पड़ेगा जिस तरह ऑलरेडी ये सूरत आइन में मौजूद है। आपको खुफिया रायशुमारी ही नजर आ रही है। आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप कर रहे थे और वो यही कह रहे हैं कि ज़रूरत क्या थी इतने अचानक से ये काम कर देने की, पहले बातचीत कर लेते आपस में। और मतलब अगर दोबारा से घूम कर उसी पॉइंट पर आना है तो वाकई भी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन हमसे मुझे एक और वो सवाल जो मेरे जहन में वो ये भी है कि वज़ीर आज़म ने नैब की कारकर्दगी की बड़ी तारीफ़ की है, लेकिन एक तरफ हुकूमत जो है वो ये भी कहती है कि हमारा नैब से लेना देना नहीं है, नैब खुद मुख्तार इदारा है।
ये जो कुछ भी करता है ये अपने ओन पे ये सारी कार्रवाई करता है, लेकिन फिर हुकूमत उसका क्रेडिट भी लेती है। हुकूमत मौक़िफ़ ये लेके आ रही है फरा, उसमें वो कह रहे हैं कि जी खुद मुख्तार है इसलिए इतनी रिकवरी हो गई ना, पहले खुद मुख्तार नहीं था तो रिकवरी नहीं हो रही थी। खैर नैब के हवाले से भी आपको पता है बड़े खदशात हैं, तो अभी हम ब्रेक ले लेते हैं और खदशात जो हैं वो अपोजिशन और हुकूमत पे छोड़ देते हैं। बैक सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और अभी मैं हमजा से यही पूछ रही थी कि कहाँ कहाँ गए हैं आप सर्दियों में, पाकिस्तान को कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किया हुआ है। सब ब्रेक में इन सर्दियों में सवाल ब्रेक में जवाब ऑन है, जवाब ऑन है। ये बड़ा मुश्किल, ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। फरा पता है ऐसे क्यों करती है? फरा इसलिए करती है क्योंकि फरा हर जगह गई हुई है, और फिर फरा कोई चीज़ चल रही हो ना, फरा नहीं कहती हैं आप यहाँ पे गए, नहीं मैं गई हूँ, फिर फरा पूरी हमें स्टोरी भी सुनाती हैं। लेकिन इन सर्दियों में तो कहीं नहीं जा सके, पर फरा लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हम यही आपस में बात कर रहे थे कि अब वादी सवाद की बात कर ली जाए या नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर ली जाए। मेरी बात हुई, मेरा एक दोस्त है उससे, वो जाता है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा जाता है, अभी भी गया हुआ था। वो कहता है कि इतना रश कभी भी नहीं हुआ, किसी सीज़न में नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा रश है वहाँ पर। और ये क्यों है? रश तो कम होना चाहिए था कोरोना की वजह से, लेकिन इस दफ़ा हाउसफुल जा रहा है वहाँ पर। बहुत बड़ी वजह ये है कि ये इलाके बड़े अरसे तक जो है ना यहाँ पे अमन नहीं था और बिल्कुल ये कटे हुए थे। फिर यहाँ पर आपके इल्म में होगा ऑपरेशन किया गया, इसको साफ़ किया गया दहशतगर्दों से, और उसके बाद दोबारा से ये इलाका जो है सयाहों के लिए खुला भी है, और सयाह जो है यहाँ पे हर साल काफ़ी सालों से अब जा रहे हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी और ब्यूटी, ये वो तमाम चीज़ें जो यहाँ पर अब कंबाइन है। हाँ, बिल्कुल। और मालम जबल 9000 फुट की बुलंदी पर है सतह समंदर से। और अच्छा नहीं, मैं नहीं सुनाती मतलब इसमें स्कीइंग की बहुत अच्छी जो ये जो भी आपको स्लोप नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ये स्कीइंग की ये है, मतलब ये एक खूबसूरत स्लोप है। जो लोग स्कीइंग का शौक रखते हो यहाँ जाके ये शौक भी पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और आज हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा वहाँ पर रश क्यों है, इतने ज़्यादा लोग कैसे चले गए, जबकि हुकूमत भी ये कह रही थी, हम सारे भी मिलकर ये कह रहे थे कि थोड़ी सी एहतियात कीजिए। क्या वहाँ पर एहतियात हो रही है, नहीं हो रही है? ऐसे रीजंस क्या हैं कि वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग चले गए हैं? हमने बात करनी है। ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपर्ट औरंगज़ेब आलमगीर हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या ये बात है जो हम कर रहे थे कि रश बहुत ज़्यादा है, या हर सीज़न में इतना रश होता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया? जी वालेकुम सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस साल जिस लेवल का रश इन इलाकों में देखा गया है वो पहले हिस्टोरिकली कभी नहीं देखा गया। उसकी कुछ मल्टीपल वजूहात हैं, जिनमें 3 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि इस साल मालम जब्बा और कलाम के रोड की जो है कंस्ट्रक्शन हुई है, और केपी के गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने बहुत अच्छे रोड्स बनाए हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी के मामला काफ़ी बेहतर हुए हैं। दूसरी वजह यह है कि कोरोना की वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल काफ़ी हद तक बंद है, और स्पेशली विंटर में जो कपल्स हैं और फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से अब पाकिस्तान में लोग टूरिज्म की एक्टिविटीज़ को ढूंढ रहे हैं। और तीसरी वजह, जैसे आपने अभी मेंशन की, कि मालम जब्बा और स्वात का जो रीजन है वहाँ पे स्नो की जो एक्टिविटीज़ हैं और स्नो स्पोर्ट्स का काफ़ी रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान में स्की के लिए जो बुनियादी तौर पर 2 मुनासिब लोकेशंस हैं, वो एक मालम जब्बा और दूसरा नलतर है। और नलतर अनफॉर्चुनेटली हुंजा में होने की वजह से एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा दूर है। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा मालम जब्बा का रुख कर रहे हैं। दूसरा ये कि स्नोफॉल की जो फोरकास्ट वगैरह है, उसमें स्वात का जो बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। गलियात रीजन के अलावा स्वात और मालम जब्बा में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, और लोग जाहिर है कि इन इलाकों में स्नोफॉल के लिए बहुत एक्साइटेड होकर जाते हैं। तो इस वजह से भी इस साल सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने ट्रैवल किया। बिल्कुल से ये भी बताइएगा कि अब जब लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया, और ये जो इंटरनल टूरिज्म होता है या लोकल जो टूरिज्म है, इससे भी तो बहुत सारा पैसा जनरेट होता है, लोकल जो लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। क्या वो मज़ीद इक़दाम है जो करने चाहिए? इन इलाकों में जाएँ तो वहाँ पर हमें लगता है कि वॉशरूम्स नहीं है अवेलेबल, खाने की चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं है, कंफर्टेबल स्टे नहीं है, गर्म जिसे कहना चाहिए पानी या गर्म चीज़ें जो अवेलेबल होती हैं उसके सहूलियात जो है नाकाफ़ी होती हैं। क्या इन चीज़ों के ऊपर भी इस दफ़ा बेहतरी आई है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं?
देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पे हम मेंशन ज़रूर करेंगे, जो इन तमाम चीज़ों से पहले है वो खतरा है कोविड-19 का, और उसके लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कोई इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से नज़र नहीं आ रहे। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो गवर्नमेंट कर सकती थी, जैसे समर में, इस समर में तो नहीं, पिछली समर में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने कुछ नए मकामात एक्सप्लोर करके और वहाँ पर कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैंपिंग पॉड्स इंस्टॉल किए थे, जो कि बहुत ही पोर्टेबल से किस्म की एक अकोमोडेशन होती है, और उसकी वजह से लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो वहाँ पे जाना शुरू किया था। उससे हुआ यह था कि बहुत से इलाकों में जहाँ पे समर में टूरिज्म का बहुत ज़्यादा लोड हुआ करता था, वो शिफ्ट होना शुरू हुआ, और उससे काफ़ी टूरिज्म को फ़ायदा भी हुआ और नई लोकेशंस भी एक्सप्लोर हुई। ये चीज़ विंटर में होती भी हमें नज़र नहीं आई। स्वात रीजन में सिर्फ एक ही लोकेशन गवर्नमेंट ने समर में भी सेलेक्ट की थी, वो थी गबीन जब्बा, और वहाँ पे ये कैंपिंग पॉड्स इंस्टॉल किए थे। वो ना होने की वजह से अब, क्योंकि पहले भी ज़्यादातर टूरिस्ट इन्हीं इलाकों में जाते थे, यानी कालाम, स्वात और मालम जब्बा में, तो अब भी वहीं जा रहे हैं। फैसिलिटीज़ की जहाँ तक बात करें तो कम से कम एक चीज़ तो बेहतर हुई है इस साल, वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने रोड को बना दिया है। पब्लिक टॉयलेट का मसला आज भी मौजूद है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इस टूरिज्म के लोड को शिफ्ट किस तरह किया जाए। पाकिस्तान में आज भी ऑफ सीजन टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया जा रहा, अनफॉर्चुनेटली। उसकी बहुत से फैक्टर्स हैं। बच्चों की छुट्टियां होती हैं, लोगों की छुट्टियां साल के एंड पे आमतौर पे लोगों को मिल जाती हैं, तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग नेचुरली ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन ऑफ सीजन टूरिज्म को थोड़ा प्रमोट करने के लिए आई थिंक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। औरंगजेब, हमें ना जल्दी से ये बता दें, जो सयाह जा रहे हैं, जो रोके नहीं रुक रहे हैं, उनको क्या वो SOPs हैं जिन पर अमल करना चाहिए? घर से जाते हुए किन बातों का ख्याल रखना है और कितने दिन का दिमाग में सोच के जाएं कि क्या रास्ते बंद हो सकते हैं, ये भी आप हमें बताएं। एक चीज़ को अगर कोशिश कर सकते हैं सैया ज़्यादा से ज़्यादा, तो वीकेंड पे ट्रैवल को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि देखें वीकेंड पे क्या होता है कि जो इलाके स्वात से करीब हैं, जैसे सबसे अच्छा बेस स्टेशन इस्लामाबाद और लाहौर है। असल में पंजाब के लोग थोड़ा सा ट्रैवल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर लोग वीकेंड्स पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वीकेंड को अवॉइड करें। दूसरा ये कि अपने साथ तमाम जितने भी जो साजो सामान है रिलेटेड टू कोविड-19, अपनी प्रिकॉशंस का सामान अपने साथ हमेशा साथ रखें। वो बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ मास्क ज़रूरी हो, सैनिटाइजर्स हों, आप डिस्टेंसिंग को हमेशा फॉलो करें। अपने साथ जो फर्स्ट एड किट है या मेडिसिन हैं वो हमेशा साथ रखें, और किसी भी किस्म की अलामात ज़ाहिर होने पे या बीमारी की सूरत में हमेशा वापसी का रुख करें, क्योंकि इस तरह आप ना सिर्फ मकामी आबादी बल्कि और टूरिस्ट के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं। इन चीज़ों का ख्याल तो हम लोगों ने खुद से रखना है। दूसरा ये हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरीज को थोड़ा सा मजीद सख्त बनाने की ज़रूरत है। इस साल समर में तो फिर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की थी कंट्रोल करने की, लेकिन विंटर में गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रोल खास नजर नहीं आ रहा है। एडवाइजरीज जो है मजीद सख्त करने की ज़रूरत है। औरंगजेब आलमगीर, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें बता रहे थे कि वहाँ पर दराशा, तो जो लोग जा रहे हैं, जो औरंगजेब ने बातें बताई हैं, उन पर ज़रूर अमल कीजिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और हमजा, एक को कहते हैं ना कि दर्द सर, हाँ, कि कोई भी मसला हो तो हम कहते हैं हमारा दर्द सर बन गया। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो मैं एक चीज़ कहा करती हूँ कि सर दर्द का इलाज करना है तो दर्द सर का इलाज कीजिए, क्योंकि हमारी ये जो अनएड्रेस्ड इमोशंस इश्यूज होते हैं ना, जो टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, ये भी बाज़-औक़ात हमें सर दर्द का बाइस बन सकता है। और यस, हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर दर्द क्यों होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले जो है मैं फ़रा से एक बात कर रहा था, मैंने फ़रा से पूछा ये जो मिग्रेन है या माइग्रेन है और सर दर्द है, उसमें फ़र्क क्या होता है ना, तो फ़रा मुझे बता रही थी, तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, उसने कहा यार गरीबों को सर दर्द होता है और अमीरों को जो है ना वो मिग्रेन होती है। तो मैंने उसमें हमजा को बताया कि ये वो सही कह रहे थे, इसलिए कि इसको एक ज़माने में कहा जाता था कि रिच लेडीज़ डिजीज़, कि जो अमीर ख़वातीन है ख़ास तौर पे, और ख़वातीन में मिग्रेन जो है या माइग्रेन का जो तनासुब है मर्दों की निस्बतन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन सर दर्द आजकल चूँकि हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमें नींद हमारी डिस्टर्ब रहती है, तो हमें सर दर्द हो रहा होता है। क्यों होता है, कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे निपट सकते हैं, इन तमाम बातों को गाइड करने के लिए, बताने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर महरीन सलमान। गुड मॉर्निंग डॉक्टर महरीन सलमान। कौन कौन सी किस्मों के सर दर्द होते हैं और क्यों होते हैं? वालेकुम अस्सलाम।
सर दर्द के हवाले से जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जिस तरह से एक होता है टेंशन हेडेक जिसको कहते हैं हम, कि स्ट्रेस की वजह से या एकदम से कहते हैं ना आंख के पीछे बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज टेंशन हेडेक। एक होता है माइग्रेन जिसको हम आधे सर का दर्द कहते हैं। उसमें क्या होता है, साउंड से या लाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, लाइट इरिटेशन होती है, सेंसिटिविटी होती है, फिर नौजिया बहुत होता है, कुछ लोगों को तो वॉमिटिंग तक होता है। फिर होती है साइनस हेडेक्स होती हैं, कि आजकल जैसे मौसम भी ठंडा है, बहुत सारे लोगों को सीजनल एलर्जीज़ हैं। उसमें क्या होता है, हमारे चेहरे पे जो हड्डियाँ हैं उसमें नेचुरल एयर पॉकेट्स होती हैं, ठीक है, वो अगर ब्लॉक हो जाएं, जैसे कहते हैं ना नज़ला जम गया है, सो वो म्यूकस से अगर ब्लॉक हो जाएं उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है एंड दैट कॉजेज साइनस हेडेक्स। वो अक्सर लोग कहते हैं कि जिस तरह हम सजदे में नीचे जाते हैं या नीचे झुकते हैं तो प्रेशर लगता है, यहाँ माथे पे, यहाँ चीक बोन्स के पास सर दर्द होती है, दैट इज साइनस हेडेक्स। एक होती हैं क्लस्टर हेडेक्स। क्लस्टर हेडेक्स उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रिपीटेटिवली होती हैं। ये तो रही तरह तरह की हेडेक्स। अब थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहले तो आजकल जो सबसे ज़्यादा है कि घर से काम करने का ट्रेंड शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम। येस, इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि कोविड है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए स्क्रीन टाइम हमारी लाइफ में बहुत आ गया है। मतलब टीवी का टाइम क्योंकि ग्लोब ज़्यादा होते हैं, फिर सेल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स, क्योंकि सारी मीटिंग्स वर्चुअल हो गई हैं, काम सारा वर्चुअल हो गया है, आंखों को ब्रेक नहीं मिलती। यू आर कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट द स्क्रीन से निकलती हुई जो ग्लेयर है वो हमें अफेक्ट करती है, और वो एक तरह की हेडेक जो है, एक तो आईसाइट अफेक्ट होती है, आईज को रेस्ट नहीं मिलता, और सर दर्द की अक्सर लोगों में कंप्लेन सुनी है। नंबर 1 चीज़, ठीक है। और इसका इलाज भी साथ साथ बताते जाइएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी बाज़ वक़्त बढ़ जाए तो लोगों को कनपट्टियों में वो लगता है कुछ धड़क रहा है और दर्द होना शुरू हो जाती है, तो इस तरह के मामलात का हल क्या है? बिल्कुल, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। एक जो हेडेक होती है वो ब्लड प्रेशर की, उसमें क्या होता है, ऐसे लगता है कि दोनों कनपट्टियों में ना ऐसे कम ज़्यादा थ्रॉबिंग पेन जिसको हम कहते हैं वो है। अच्छा, इसमें साथ साथ करना ये होता है, देखिए अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या नहीं है, बट अगर ऐसी हेडेक फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई स्ट्रेस ज़्यादा चल रहा है, ब्लड प्रेशर है कि शिकायत, और आपको ये वाली हेडेक हो, प्लीज़ गेट योर सेल्फ टेस्टेड। दवाइयाँ शुरू डॉक्टर आपके कराएंगे, गो टू अ डॉक्टर, और वो दवाइयाँ आपका ना सिर्फ ब्लड प्रेशर बल्कि ये सर दर्द भी ठीक करेंगी। जहाँ तक रही लाइफस्टाइल मेंटेन करने की बात, तो हम देखना ये भी ज़रूरी है कि आया कोई अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, कोई ऐसा अनएड्रेस्ड स्ट्रेस या अनएड्रेस्ड डिप्रेशन तो नहीं है, तो उसको ट्रीट करें। उसकी वजह से आपकी लेथार्जी, फटीग, सर दर्द ठीक होगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बता दीजिएगा यहाँ पे कि हर घर के अंदर कोई एक ऐसी मेडिसिन होती है, मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ के जी, कि जब आपको सर में दर्द हो तो बच्चा है, बड़ा है, देखना नहीं है, बस वो वाली मेडिसिन जो है ना आप वो एक खा लें। ये कितना गलत रवैया है, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर होना क्या चाहिए? बिल्कुल, देखिए दवाई जो है ना, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम ओवर द काउंटर कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि वो रिलेटिवली सेफ होती हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो वो 1-2 गोली लेने में या 1 गोली लेने में, प्रोवाइडेड आपको कोई और कंडीशन नहीं है, हर्ज नहीं है। हाउएवर 15 दिन से ज़्यादा उस गोली या उससे मिलती जुलती गोली नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो फिर हमारे लिए और मसला होता है, क्योंकि सो जस्ट रिमेंबर, ओवर 2 वीक्स अगर शिकायत जारी है, दवाई वो नहीं कंटिन्यू करनी। दैट मीन्स यू नीड टू गो सी अ डॉक्टर, गेट योर सेल्फ टेस्टेड। ओके डॉक्टर, मैंने ये भी बता दीजिए जिन्हें फ्रीक्वेंटली रहता है, जैसे माइग्रेन है अगर रहता है, या फिर उन्हें साइनसाइटिस की वजह से जो है वो हेडेक होता रहता है साइनसिस की वजह से, तो क्या करें, वो उन्हें क्या करना है? देखिए साइनसिस के लिए सिंपल चीज़ है, एक स्टीम जो कि हर घर में हो सकती है, बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है, हर कोई ले सकता है। स्टीम इज़ एक्सट्रीमली एंड वेरी वेरी इफेक्टिव, ठीक है। उसमें आप 2 लौंग डाल दें, बेहतरीन इलाज है।
नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, अगर बहुत ज़्यादा हेडेक है, गेट योर आईसाइट टेस्टेड। कई दफ़ा आईसाइट ख़राब होने की वजह से वो हो रही होती है। नंबर 3, अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आप ब्रेक लें। आप अपनी आंखों को 1.5 घंटे के बाद बंद कीजिए। कॉटन पैड्स को ठंडे पानी में डिप करके वो आंखों पे रखें। सही। फिर थोड़ी देर ब्रेक लें, थोड़ी देर स्क्रीन को देखना अवॉइड करें, खिड़की से बाहर देखें, कहीं और देखें। अपने आई मसल्स को आदत डालें कि वो नॉर्मल चीज़, नॉर्मल जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसको देखने के, या बाहर की कोई भी चीज़ खिड़की से बाहर आप देख लीजिए। यू नो, जस्ट मेक श्योर कि आपका स्क्रीन से तवज्जो हटे, स्क्रीन से आंखें हटें, आंखों को रेस्ट मिले। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर महरीन सुलेमान, बहुत शुक्रिया आपका। ये मसला जो हर शख्स में शायद पाया जाता है, हर दूसरे शख्स में कह लेते हैं और हर घर में पाया जाता है। कौन है जो कहे कि उसे सर दर्द नहीं होता या उसका कोई दर्द सर नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है, कोई ना कोई बंदा नहीं तो आपका सर दर्द होता है। अच्छा, बंदा दर्द सर होता है जो सर दर्द की वजह बन रहा होता है, तो उस बंदे का इलाज करें, गोली खाने से दूर रहें। उसका इलाज यही है कि उससे दूर रहें, उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। खैर, हम ब्रेक ले लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अभी हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता माह जो कमिश्नर कराची को किडनी हिल पार्क पर कायम गैर कानूनी तामीरात ख़त्म करने का हुक्म दिया था और 2 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया गया था। तो ये एक बड़ा सवाल जहन में पैदा होता है, जो लोग कराची नहीं ना गए हुए हमजा, उनको नहीं मालूम कि किडनी हिल पार्क क्या है। ये कितनी खूबसूरत जगह किसी ज़माने में हुआ करती थी, अब तो वहाँ पे तजावुज़ात हैं जिसके बारे में बार बार जो है अदालत की तरफ से इस्तफसार किया जा रहा है, टाइम भी दिया जा रहा है कि इस पर तजावुज़ात ख़त्म करें, इसको रिस्टोर करें इसकी नेचुरल पोजीशन में। लेकिन ये किडनी हिल पार्क है क्या, किस तरह का है, क्या हिस्ट्री है इसकी, इस हवाले से मेरा ख्याल है कि हम आपको मिलवाएंगे अपनी नुमाइंदा से। किरण वहाँ पर मौजूद है। तो किरण, आएँ कि ये पार्क है क्या, इसका पस मंजर क्या है, इसको किडनी हिल पार्क क्यों कहा जाता है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम किडनी हिल पार्क पे मौजूद है। ये जो 62 एकड़ की जगह है, KDA ऑर्डर 1957 के तहत स्कीम 32 का इसको जो है नोटिफाई किया गया था फलकनुमा के नाम से। 60s और 70s के अंदर जो कराची की लैंड डेवलपमेंट स्कीम के जो मास्टर प्लानर थे उनको ऑनर देने के लिए इसका अहमद अली नाम रखा गया, जिसके बाद इसका नाम किडनी हिल पार्क रख दिया गया था। क्योंकि अगर इसका एरियल व्यू लें आप, तो ये ह्यूमन ऑर्गन जो है किडनी, उसका एक डिज़ाइन जो है वो फील होती है, जिसकी वजह से इसने किडनी हिल पार्क जो है नाम दिया गया। और पहले ये कहा गया था कि 16 एकड़ की जो ज़मीन है उस पर वाटर रिजर्वायर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी जगह हुआ ये था कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट शुरू कर दी गई थी और 2006 के बाद तो ये इस पार्क में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुई और यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो कायम कर दिए गए, वो बना दिए गए। इससे पहले 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स ये थे कि पार्क को इसकी असली सूरत में बहाल किया जाए, और हमने देखा था कि KMC की जानिब से और जो मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर थे सैफुर रहमान, उनकी जानिब से यहाँ पर काम कराने का आगाज़ भी किया गया था, रेनोवेट करना इस पार्क को दोबारा से शुरू किया गया। लेकिन हालत इतनी ख़राब थी कि इसको रेनोवेट करने के बाद अभी हमें नज़र तो आ रहा है कि यहाँ पर कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं, दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ ये अगर हम कहें कि पब्लिक के लिए इस पार्क को फौरी तौर पर खोल दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अभी इस जगह की हालत वो नहीं है। अकॉर्डिंग टू KMC बाकी सारी ज़मीन से उन्होंने कब्जा खाली करा लिया है और 34 घरों को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि 30 रोज़ के अंदर वो अपने घर खाली कर दें। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर जो है KMC ने ये नोटिस जारी किए। ये धोरा जी का इलाका है, धोरा जी कॉलोनी कहलाता है, मेन इलाका ये कहलाता है कराची का। यहाँ पर एक अगर ये बेहतर इस पार्क की कंडीशन कर दी जाती है तो ना सिर्फ इस इलाके के लोगों को बल्कि कराची के लोगों को तफरीह के लिए एक बेहतर मुकाम जो है वो मुहैया किया जा सकता है। बहुत खूबसूरत जगह ये बन सकती है लोगों के लिए अगर इस पर ध्यान दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया किरण, थैंक यू वेरी मच। आप हमें बता रही थी किडनी हिल पार्क के बारे में। और हमजा, मतलब एक ऐसी जगह जो कराची में जो सतह समंदर है वहाँ पर एक इतनी ऊंचाई जहाँ से शहर का व्यू नज़र आता हो, सो खूबसूरत जगह, लेकिन बदकिस्मती से उसके साथ जो हुआ अब उसके बारे में हमें मुख्तलिफ इंसेंटिव्स, इनिशिएटिव्स मिल रहे हैं अदालत की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर। इस हवाले से उनसे
बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम ज़बान सदीकी साहब, शुक्रिया वक्त निकालने और हमें ज्वाइन करने के लिए। किडनी हिल पार्क का मसला आज तक हल नहीं हो सका, अब आके अदालत को इस बारे में जो है अहकामात जारी करने पड़ रहे हैं। आखिर ऐसे क्या सियासी मुहर्रिकात थे जो इतनी खूबसूरत और वसी ज़मीन पर कब्जा भी हुआ और उस पर ऊपर नाजायज़ तजावुज़ात जो है वो भी धड़ल्ले से बनाए गए? अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में शामिल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो किडनी हिल पार्क है, कराची के जो ओरिजिनल, ये सबसे पहले पाकिस्तान बनने के बाद जो प्लानर थे उनका नाम था अली अहमद साहब, जिन्होंने नॉर्थ इस्लामाबाद, फेडरल बे एरिया, इवन KDA स्कीम 5 क्लिफ्टन वगैरह सब उनका प्लान था। उन्होंने इसको प्लान किया था कराची के मेन पानी के रिजर्व, उस जमाने में KWS भी नहीं हुआ करता था, जॉइंट वाटर हाइड्रेंट स्कीम थी, और उसमें उनका तस्वुर ये था कि हम पानी को किडनी हिल पार्क पे एक दफ़ा पंप कर देंगे और उसके बाद पूरे शहर में पानी ग्रेविटी फ्लो के जरिए जो है वो पहुंचेगा। अच्छा, वो नहीं हो पाया, जॉइंट वाटर हाइड्रेंट स्कीम, फिर KWS भी बन गया। उसके बाद ये किडनी हिल पार्क डिज़ाइन हुआ। ये जो 62 एकड़ का जो पार्क है, ये बीचों बीच है, इंतहाई ऊंची जगह पे है। अच्छा, कराची में अगर आप ये चाहें कि किसी फुटपाथ पे चारपाई या कुर्सी डाल के बैठ जाएं तो लैंड ओनिंग एजेंसी, चाहे वो KMC हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे वो आपके ये हो पुलिस वाले हों, DC, AC, ये कोई आपको इजाजत नहीं देगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो कब्जा होता है वो इंतहाई ताकतवर लोग करते हैं, और ये जो ताकतवर लोग हैं मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोग रहे। उसमें आखिरी बार जो कब्जा हुआ, जिसके में बाकायदा बहुत बड़े, मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, सबके नाम मुझे मालूम है, काश के कभी सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछ ले, तो उसमें इसकी प्लॉटिंग की गई और बेच दिया गया। इसके अंदर इंतहाई, एक तो कराची ओवरसीज एडमिनिस्ट्रेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, वो मतलब जो ओरिजिनल उनके थे, उनका इंतकाल हो गया, तो खैर, तो इस तरह से करके ये चलती रही। अब आप तस्वुर कीजिए, धोरा जी एक मरकजी, ये जो DHA वगैरह तो बहुत बाद में बने हैं, तो मरकजी इलाका था, तो इसके अंदर ये तस्वुर करना कि ये ऐसे ही हो गया या शहरी इदारों की जो है अदम तवज्जुही की वजह से हो गया, ऐसा नहीं है। ये 400 गज का प्लॉट, इसकी सिर्फ फाइलें 60 लाख रुपए में बिकी हैं। बिल्कुल ठीक है। 2004-2005 में। ये फरमा दीजिएगा कि अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स आए कि कमिश्नर कराची को तो किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है कि ये क्या मामलात हैं, कैसे मामलात हैं। क्या ये बात आप दुरुस्त समझते हैं कि उनको इल्म नहीं है या उनकी नीयत नहीं है? नहीं, देखिए, कमिश्नर कराची बेचारा जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, वो 2 साल के लिए कराची पोस्ट हो जाता है, उससे पहले वो कोयटा में DC लगा हुआ होता है, उससे पहले वो AC जैकबाबाद लगा होता है, तो उसको क्या पता होगा जो चीज़ें कराची में बिलखसूस ये जो लैंड ओनिंग एजेंसी होती है, जैसे ये KMC का हिस्सा है, ये ज़मीन ये इनके फाइलों में है, एक एक चीज़। ये सिर्फ और सिर्फ किडनी हिल पार्क को क्यों देखते हैं आप? जो आपका सफारी पार्क है उसका हाल देख लें, उसकी फाइलें उठा के देख लें। 2.5 एकड़ पे जो गांव था, अब्दुल्ला शाह ने कहा था कि भाई 2.5 एकड़ को लिमिट करो, और आज वो पता नहीं 35-40 एकड़ खा गया। तो इसी तरह से ही कराची के तमाम पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, ओपन एरियाज जो हैं, ये इनका ये हशर है, और उसकी वजह ये नहीं है कि इदारे से तवज्जो नहीं करते। एक तो इदारे तितर बितर हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, उनके पास इख्तियार होने के अलावा न कोई दिलचस्पी है। आप रोज अगर आप कराची के अंदर एक पावरफुल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेकर आए, काउंसिल बनाएं, लोग उसको ओन करें, शहर को उनकी जिम्मेदारी हो, तो फिर ये नहीं होगी। कमिश्नर के कराची बेचारे से तवक्को करना कि वो सारी चीजें जानता होगा और वो ये कर देगा, वो कर देगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ जी दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। लेकिन यही सूरत हाल वज़ीर आला सिंध की भी थी
यानी उनसे भी जब सवाल किए गए, उनसे भी पूछा गया, तो उन्होंने भी बताया कि हमने वहाँ पे रोड बनवा दी और हमने वहाँ पे जो है वो पथारे उठा दिए और वहाँ से हमने रास्ता खुला कर दिया। ही वॉज ऑल्सो नॉट कमिंग अप विद एनी कि क्या किया गया है। 12 साल से बरसर इक़्तिदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सिंध में, लेकिन तजावुज़ात बनती रही, सब देखते रहे खुली आंखों से, और अब जब अदालत पूछ भी रही है तो जवाब नहीं दे रहे। देखिए, मौजूदा वज़ीर आला जो हैं, उनके वालिद साहब अब्दुल्ला शाह साहब, मैं उनके साथ, वो वज़ीर आला थे, मैंने उनके साथ बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर काम किया। मैं ही समझता हूँ पिछले 50 साल में अब्दुल्ला शाह से बेहतर वज़ीर आला नहीं आया होगा। मगर उसकी वजह क्या थी? उनके साथ प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो। अच्छा, अब मुराद अली शाह साहब पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर वो जिस किस्म की पीपल्स पार्टी के साथ आज हैं, आप उनसे क्या तवक्को कर सकती हैं? मतलब वज़ीर आला तो अपनी मर्जी से तो नहीं है ना, हाउस में जो मेंबरान हैं उनकी ख्वाहिश पे तो नहीं है। उनको जिस दिन चाहे बहुत सारी क़ुव्वतें, चाहे उसके अंदर पार्टी के उनके अरबाब इख्तिदार हैं या इस मुल्क के अरबाब इख्तिदार हैं, वो कभी भी हटा सकते हैं। तो शायद मैं मुराद अली शाह साहब की जगह होता तो इन हालात में चीफ मिनिस्टर रहना पसंद नहीं करता, मगर चूंकि वो इन हालात में हैं तो वो क्या कर सकते हैं? जानते वो हैं, ऐसा नहीं है वो जानते नहीं है। उनका जो है वालिद उनके लॉयर थे, उन्होंने मतलब अरसा दराज से सिंध के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन देखी है, वो कर सकते हैं। मगर हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि ये बहुत ही आज की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बहुत ही मजबूर हालात में है। अब उसके अंदर सब लोग अपना अपना हिस्सा मांगते हैं, सब लोग अपना अपना वो करते हैं, तो फिर ठीक है, फिर आप कर लो। लाज़िम बात है, मुराद अली शाह साहब अब्दुल्ला शाह साहब का मुकाबला तो नहीं कर सकते, या कोई भी चीफ मिनिस्टर। मैं आपकी बात सुन रहा था, आप कह रहे थे कि कलीमुल्ला और समीउल्ला का खेल जारी है, लेकिन गोल करने को कोई जो है तैयार नहीं है। आपको लग रहा है कि यही खेल जारी रहेगा, कराची में मामलात बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे और गोल कोई नहीं करेगा? नहीं, देखिए, पहले तो ये तय कर लेना कि कराची में हॉकी हो रही है, फुटबॉल हो रही है, क्रिकेट हो रही है। समीउल्ला और कलीम, यहाँ तो आवा का आवा बिगड़ा, इतना बदनसीब शहर है ये। मैं इस शहर का एक शहरी हूँ, मेरा मतलब इस शहर को जिस तरह से तितर बितर किया गया है, जिस तरह से बांट दिया गया है। आप देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने कराची अब जो रेनोवेशन प्लान था उससे केसीआर को ही निकाल दिया भाई। ये तो मतलब इस बेदर्दी से कराची से किसी को हमदर्दी नहीं है। और कराची में देखिए, कोई भी शख्स जो कराची में जिंदा है वो कम से कम 1.5 जॉब करके जिंदा रहता है, एक जॉब से अपना पेट नहीं भर सकता। पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में ये नहीं होता जो कराची शहर में होता है। हम और आप मिलके कराची शहर का नोहा पढ़ सकते हैं, मातम कर सकते हैं, सर आपको तब्दील कुछ नहीं होने जा रहा। कुछ आपको होप है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो इनिशिएटिव ले रही है तो अब कोई सूरत हाल बेहतर होगी, अब तजावुज़ात खत्म हो जाएंगे, किडनी हिल पार्क रिस्टोर किया जा सकेगा? सुप्रीम कोर्ट को कहिए कि 2 साल के लिए ठेके पे कराची शहर मुझे दे दें। अगर उसके बाद कोई सी एक पार्क में इंक्रोचमेंट हो जाए या किसी उसमें, तो वो फिर आप मेरा नाम बदल दीजिएगा या मुझे आप जो है उम्र कैद दे दीजिएगा। मसला कराची में सॉल्यूशंस का नहीं है, सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं। कराची में मसला ये है कि गिद्धों की तरह कराची को नोच के लोग खाने को तो तैयार हैं। कराची को जो रेस्पाइट चाहिए, यानी वो शहर है जिसके लिए सब मानते हैं कि 70% फेडरल गवर्नमेंट का टैक्सेस यहाँ से आते हैं, 85%, 90% सिंध के यहाँ से आते हैं, मगर कराची में रहने वाले आपको लग रहा है कि आप मुकाबला कर लेंगे माफियाज का? सर बहुत, अरे हमने तमाम जिंदगी माफिया से मुकाबला किया है। मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपके ख्याल में माफियाज को नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो मच फॉर बीइंग विद अस। उन्होंने ओपनली बातचीत की है कि शहर की ये जो बदहाली है इसमें बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, वो पर्दा नशीन जिनसे सब वाकिफ भी हैं शायद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे चलते हैं और अब कुछ बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो बेहतर चीज़ें हो रही हैं उनकी बात कर लेते हैं।
इमेजिन कप की हम बात करने जा रहे हैं फरा। ये ना सिर्फ एक आलमी सतह का टेक्नोलॉजी का मुकाबला है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी बदौलत दुनिया को दरपेश मसाइल के मुमकिना हल भी पेश किए जाते हैं। मुझे ये सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और हम अपने प्रोग्राम के जरिए से कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस पैदा हो कि हाउ टू पार्टिसिपेट एंड कैसे कैसे इसमें आप जा सकते हैं। सो हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से ये मुनक्किद होता रहा है आज तक। इस साल 2021 में भी गैर मामूली जहानत के हामिल नौजवान जो हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड हैं, समाजी फासलों को मद्देनजर रखते हुए वर्चुअली लेकिन बाहमी ताउन के साथ अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए आलमी सतह पर जो मसाइल हैं उनका हल तलाश करेंगे। 4 कैटेगरीज उन्होंने दी हैं, जिसमें उन्होंने अर्थ यानी ज़मीन हमारी, इसके जो ख़तरात हैं, तालीम को जो चैलेंजेस हैं, सेहत, लाइफस्टाइल, जिसमें हमारी ज़िंदगी, बहुत सारे उसके मामलात आ जाते हैं। इन तमाम एरियाज़ पे उन्होंने सॉल्यूशंस पेश किए। बिल्कुल ऐसे ही है। और जीतने वाली टीम जो है इमेजिन कप ट्रॉफी के साथ साथ $75,000 की खती रकम भी इनाम के तौर पर अपने साथ ले जाएगी। ना सिर्फ ये बहुत सारे पैसे, हाँ, लेकिन आइडिया भी आप देखें ना कि आइडिया के पैसे हैं। आइडिया है तो आपको पैसे ये मिलेंगे, बल्कि जो विनर्स हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट के CEO के साथ रहनुमाई सेशन में बैठने का कीमती मौका भी मिलेगा। और इसके अलावा $10,000 के 4 कैटेगरी इनामात भी शामिल हैं। नहीं सिर्फ विनर नहीं, बाकी कैटेगरीज जो हैं उनको भी रनर अप प्राइजेस जो हैं वो भी मिलेंगे। सो पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि हमारा जो है ना, इससे पहले कैटेगरी में हमारे पास ये अवार्ड रहा है। सो अब हम इस हवाले से बात करेंगे कैंट्री एजुकेशन लीड माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान जिब्रान जमशेद से। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बता दीजिएगा ये कंपटीशन क्या है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, और इसकी थोड़ी सी हमें डिटेल्स मज़ीद बता दीजिएगा जो हमने बताई हैं इससे बढ़कर। जी अस्सलाम वालेकुम, आपके तमाम सुनने वालों को नया साल मुबारक हो। कंपटीशन के अराउंड जो है आपने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है, और मैं उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ। तकरीबन 19 साल से माइक्रोसॉफ्ट इस कंपटीशन को ग्लोबली रन कर रहा है। इसमें 2 मिलियन प्लस बच्चे जो हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं आज तक पिछले 19 सालों में, जिनका ताल्लुक़ 100 कंट्रीज से रहा है। पाकिस्तान में हर साल ये कंपटीशन माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान और हायर एजुकेशन कमीशन कोलैबोरेशन में इसको रन करते हैं, और पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कहीं पे भी हों, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हों, अर्बन सेंटर्स में हों, किसी भी प्रोविंस में हों, वो तमाम के तमाम इसमें पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, और ये बच्चे इसमें हर साल इमेजिन कप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले साल पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इमेजिन कप को लेकर, और पाकिस्तान से 600 प्लस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सबमिट किए गए हैं, विच वॉज द वर्ल्ड रिकॉर्ड, और वी वर द टॉप पार्टिसिपेटिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और इस साल हमने इमेजिन कप को अब लॉन्च कर दिया है। आपके प्रोग्राम के ताउन से इस बात को हम आगे पहुंचाना चाहते हैं। जो 2 मिलियन प्लस बच्चे इस वक्त हायर एजुकेशन सेटअप का पार्ट हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमेजिन कप की वेबसाइट को विजिट करें, और वहाँ पे जो डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं, आपने उनकी डिटेल्स अभी प्रोवाइड की हैं, वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करें। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा इसकी थीम के हवाले से हमें फिर भी आप बता दीजिएगा, स्टूडेंट्स को भी बता दीजिएगा कि थीम क्या है, किस तरीके से क्या प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और माजी में जो आप बता रहे हैं इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे, उनमें गलतियाँ क्या की पाकिस्तानी जो तलबा थे, क्या गलतियाँ इस दफ़ा नहीं करनी चाहिए, ये भी बता दें। देखें, जो प्रोजेक्ट है, मैं पहले थीम्स के बारे में उस पर बात कर लेता हूँ। 4 थीम्स हैं इस साल, बिकॉज़ आपने देखा है कि ग्लोबल लैंडस्केप पिछले एक साल में काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, तो उसको देखते हुए, इन सारी चेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए इस साल हमने 4 थीम्स को इंट्रोड्यूस किया है। हम उसको 1 बाय 1 लेके चलते हैं। सो फॉर एग्जांपल एजुकेशन एक थीम है। आप एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या रेवोल्यूशन ला सकते हैं, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान में रहते हुए एजुकेशन का लैंडस्केप अगर देखें, इस वक्त अगर आप चैलेंज देखें, बहुत सारे तकरीबन सारे बच्चे जो हैं दे कैन नॉट एक्सेस देयर स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। वहाँ पे टेक्नोलॉजी टीचिंग एंड लर्निंग में क्या रोल प्ले कर सकती है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान का हमेशा से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, और इस पे जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, चाहे प्रोविंशियल हों, फेडरल हों, उन्होंने बहुत बात की है इसके ऊपर। वो ये है कि पाकिस्तान में देयर आर 25 मिलियन किड्स विच आर आउट ऑफ स्कूल टुडे, सो हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प देम।
इन गेटिंग क्लोज टू द स्कूल, और ये टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस उन 25 मिलियन बच्चों पे हम किस तरह ले जाएं। एक और एग्जांपल मैं आपको इसमें दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं या उनकी कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, दे हैव स्पेशल नीड्स, सो हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प देम टू सॉर्ट ऑफ ब्रिज देयर नीड्स विद द लर्निंग एंड टीचिंग एनवायरनमेंट। इसी के अलावा अगर आप देखें हेल्थ केयर है, हेल्थ में इस वक्त बहुत ज़्यादा काम हो रहा है नई वैक्सीन्स की दरियाफ्त के पॉइंट ऑफ व्यू से, नई बीमारियों का इलाज ढूंढने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस वक्त डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करें, ह्यूमन जीनोमिक्स की बात करें, तो उसका बैकएंड भी टेक्नोलॉजी है। वहाँ पे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये सब कुछ चाहिए। सो अगर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इन डोमेन्स को पढ़ेंगे और इसके ऊपर कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे, विच विल प्रॉब्ली हेल्प द लोकल इंडस्ट्री एंड रिसर्चर्स टू फाइंड वैक्सीन्स एंड क्योर्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस। अगर आप इस वक्त कैंसर की अर्ली डिटेक्शन की बात करें तो उसका सारे का सारा मैकेनिज्म जो है वो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बैक एंड पे ऊपर है। सो यू कैन बिल्ड सॉल्यूशंस व्हिच कैन हेल्प एंड फैसिलिटेट। इसी तरह दो कैटेगरीज मैं क्विकली बता देता हूँ। लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में टेक्नोलॉजी का क्या इंटरवेंशन है। अगर आप देखें टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर एग्जांपल होम ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर आप बात करें एंटरटेनमेंट के लिए, गेमिंग के लिए। सो व्हाट कैन बी डू ओवर देयर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो अर्थ है, और अर्थ में अगर आप पाकिस्तान को देखें, वी आर प्रीडोमिनेंटली इन एग्रीकल्चर कंट्री। सो जो बायोटेक्नोलॉजी है, हाउ कैन इट फैसिलिटेट कि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं अपनी क्रॉप्स को बेहतर तरीके से काश्त कर सकें और उसको मार्केट में पहुंचा सकें। सो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी बता दीजिएगा कि प्रोजेक्ट जमा कराने का तरीका क्या है, और बच्चे जो हैं ये बच्चों एज लिमिट क्या है, क्या यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, HEC के थ्रू ही होगा, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्टली भी इसको जमा करा सकते हैं? इस बारे में भी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। जी, सो इसका जो है एक वेबसाइट है इमेजिन कप की रजिस्ट्रेशन की, और उसका हमने ग्लोबली उसको अवेलेबल अप किया हुआ है। imaginecup.com पे जाके उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आप अपना इस साल का प्रोजेक्ट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 16 साल या उससे ज़्यादा है सो आप इमेजिन कप के लिए क्वालिफाई करते हैं, अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ ये है कि आप उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में कम्पीट कर सकते हैं जाके, पर साथ साथ ये भी है कि आप वहाँ पे अपनी एक टीम भी फॉर्म कर सकते हैं। सो 4 बच्चे मिलके एक टीम बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे एक ही यूनिवर्सिटी का जो है पार्ट हों। आप अपना टीम बना के जब वहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई हैं वहाँ पे। इस साल मैंडेटरी किया गया है कि आप जाएं और पहले उन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को लें, सो दैट व्हेन यू आर गोइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सोल्यूशन, जो आपने बात की वो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की थी कि इस साल बच्चे वो गलतियाँ ना करें जो पहले करते रहे, और उसमें शायद एक वजह ये थी कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। इस साल वो सारी की सारी ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट लर्न LEARN के नाम से प्रोवाइड की गई है ऑनलाइन, और बच्चे जाके उस ट्रेनिंग को एक्सेस कर सकते हैं, और पहले वो ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद वो एलिजिबल होंगे कि वो जाके अपना प्रोजेक्ट जो है उस वेबसाइट पे अपलोड कर सकें, जिसकी जनवरी की डेडलाइन है। वंस दैट इज डन, प्रोजेक्ट्स को फिल्टर आउट किया जाता है, और HEC के ताउन से पाकिस्तान में रीजनल फाइनल सेटअप किए जाते हैं प्रोविंशियल लेवल्स पे। रीजनल फाइनल्स में प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट किया जाता है। देयर आर जजेस हु इंटरव्यू एंड लिसन टू द पिचेस। उसके बाद वहां से प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करके नेशनल फाइनल्स में ले जाए जाते हैं, शॉर्टलिस्ट किया जाता है, अगले मरहले के लिए भेज दिया जाता है। जिब्रान जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जो बच्चे हैं इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को, और मतलब हिस्सा लेना चाहते हैं, तो इमेजिन कप आपने जीत के आना, अभी से इमेजिन करना शुरू करें। यस, एंड डोंट हेजिटेट। एक लम्हे के लिए ना सोचे कि मैं नहीं कर सकता, ट्राई ज़रूर करें, एनरोल ज़रूर करें, अपना आइडिया ज़रूर पुट अप करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका आइडिया जो आपको गैर मामूली लगता है या मामूली लगता हो सकता है दुनिया के लिए गैर मामूली हो, और आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जो किसी और के जहन में ना आया हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी खूबसूरत ब्लेसिंग है इंसानों के ऊपर, वी कैन थिंक डिफरेंटली। अक्सर पाकिस्तानियों को शायद ऐसा ही लग रहा होता है कि यार ये तो दुनिया में हो रहा होगा, नहीं हो रहा होता। इसीलिए पिछले साल हमारे जो बच्चे हैं वो इसमें कामयाब लौटे हैं। तो आप लोग इस दफ़ा जीत सकते हैं, इमेजिन कप में छा जाएं और ज़रूर इस पे हिस्सा लें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
खाने पीने की थोड़ी बहुत बात करने की। हाँ, मतलब हमजा को भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो ना सक्खर की बात करते हैं कि सर्दी की शिद्दत तो वहाँ पर मौजूद है और शहरियों ने गर्म अशिया के इस्तेमाल में इजाफा कर दिया है। और अगर सर्दी के पकवानों की बात की जाए ना, जो गर्म पकवान है, तो दरियाए सिंध के मीठे पानी की जो डमरा मछली है वो अपनी मिसाल आती है। सो ये कैसे बनती है, कैसी होती है, इस हवाले से हम आपको बताएंगे और हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं सज्जाद पाशा। वो हमें बताएंगे कि मछली जो है वो कहाँ बेहतरीन मिलेगी हमें सक्खर में। जी बिल्कुल हमजा, फरा मुल्क भर की तरह सक्खर में भी सर्दी की शिद्दत में जो है वो ख़ासा इजाफा हो गया है। और अगर सर्दी में हम गर्म और लजीज़ पकवानों की बात करें तो सक्खर की जो मीठे पानी की डमरा मछली है वो सक्खर में जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग में भी ख़ासा इजाफा हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सक्खर की मशहूर फ़िश फ्राई शॉप पर, जहाँ पर जो है वो सिर्फ दरियाए सिंध के मीठे पानी की डमरा मछली जो है वो फ़रोख्त की जाती है। इस वक्त यहाँ पर जो स्टॉल है फ़िश फ्राई का, वहाँ पर बड़ी तादाद में शहरियों का रश है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फ़िश की जो स्टॉल है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस वक्त शहरी मौजूद हैं और दरियाए सिंध के मीठे पानी की डमरा मछली खाकर जो है वो सर्दी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी सज्जाद पाशा ने जो है ना हमें दिखाई है, और वो जिस तरह मछली को खोल के उसमें मसाले डाले जा रहे थे ना, फ़र्क क्या बात है। बिल्कुल क्या बात है। सो आप ये भी क्या बात है, ज़रा एंजॉय करें और हम देख ले लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सवेरे पाकिस्तान। आप देख रहे हैं एंड प्राउड मूवमेंट फॉर पाकिस्तान अगेन, क्योंकि पाकिस्तान की ख़वातीन जहाँ जहाँ जाती हैं अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंपटीशन की जिसमें वर्ल्ड मेमोरी कंपटीशन का नाम जो है जिसे दिया गया, यानी याददाश्त का मुकाबला। और उसमें एक पाकिस्तानी खातून जो है बेमिसाल, जिसे कहना चाहिए होनहार तालिबा ईमा आलम, जिन्होंने 29वीं वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप अपने नाम कर ली। 300 से ज़ायद पार्टिसिपेंट वहाँ पर मौजूद थे। हम वो लोग जिनको लोगों के नाम तक याद नहीं रहते, नाम भूल जाते हैं। ये मेमोरी चैम्पियनशिप 10 डिपार्टमेंट थे इसके अंदर, कितना कुछ याद किया होगा। मैं तो पहली बात पता है क्या एम्मा से पूछना चाह रहा हूँ कि जब वो अभी कुछ दिन में हमारे साथ ही होंगी, कि क्या ये सिर्फ बादाम की वजह से है कि हमें तो बचपन में बादाम ही खिलाए गए कि याददाश्त के लिए। वो कहते ना, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा याद है माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो ये ऐसा क्या दुआ इन्होंने की कि इनका हाफिजा माशाल्लाह से इतना तेज़ है कि इन्होंने 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी मुकाबले में 10 डिसिप्लिन्स में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ये जो अवार्ड्स उन्होंने उठाए हुए हैं ये उनके वज़न से कहीं ज़्यादा वज़न के लगे हैं। सो वी विल वेलकम इस वक्त इन द शो ईमा आलम और उनकी इंस्ट्रक्टर आलम। हाँ जी, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और आप दोनों हमारा फ़ख्र है। पहली बात तो मुझे यही बता दें एमा, आप बता दें कि क्या ये सिर्फ बादाम खाने का नतीजा है कि आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है, या कुछ अलग टेक्निक्स हैं, हम गलत टेक्निक्स पे अमल करते रहे सारी ज़िंदगी? जी नहीं, मुझ में कुछ ख़ास ऐसा नहीं है। इट्स ऑल, हर दिमाग में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इस लेवल पर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। इट्स जस्ट अबाउट वो टेक्निक्स। जैसे मैंने इनिशियली इनसे इसलिए ट्रेनिंग ली थी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट से, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई को बेटर करना था, उसमें परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करनी थी। तो आफ्टर मैंने कोर्स लेने के बाद मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा और मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने और मेरे पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि हम इसी में फर्दर जाना चाहते हैं, इसी में compete करना चाहते हैं। जस्ट लाइक मैं पहले भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुकी हूँ, मेंटल स्पोर्ट्स में एंड इन स्विमिंग इन दुबई। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर मेमोरी कॉम्पिटिशन पिछले 2 साल से। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों जो है, मतलब इंस्ट्रक्टर तो कमाल होगा उनका कि स्टूडेंट जो है वो इतना होनहार है। सो मैं आपकी इंस्ट्रक्टर से भी जानना चाहूँगी, सानिया आलम साहिबा, फरमाइएगा कि वो जो टेक्निक्स आपने एमा को सिखाई हैं
थोड़ी बहुत जो है वो इस वक्त स्क्रीन पे हमारे देखने वालों को भी सिखा दे। जिन बच्चों ने अब स्कूल जाना और उनको कुछ याद नहीं रहता और पेपर सामने आता है तो ब्लैंक हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं कि हाउ टू जैसे स्ट्रेंथन एंड शार्पन योर मेमोरी? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगी जिससे बुनियाद बनेगी और आप लोगों को और आपके व्यूअर्स को ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये इसका सारा मकसद क्या है। 2 साल पहले हमने जो है पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट लॉन्च किया था, जैसे कि मैंने बोला, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट इंटरनेशनल। और इस इंस्टीट्यूट का मकसद ये था कि पाकिस्तान में सुपर लर्निंग सिस्टम्स लेकर आएँ। और इसका आसान मतलब समझाऊँ तो उसे कहते हैं कैसे कम टाइम में आप तेज़ी से सीख सकते हैं, ज़्यादा सीख सकते हैं, ज़्यादा याद रख सकते हैं। और सुपर लर्निंग सिस्टम्स पाकिस्तान में लाने का ये मकसद था कि ये जो हमें स्टूडेंट्स को 12 साल लगते हैं 12 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए आपको 12 साल की ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 2 साल में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? अपनी ज़हनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके। हम अगर एग्जांपल लें तो बच्चे को जो है माँ बाप बोलते हैं बेटा स्कूल जाओ और अच्छे से पढ़ के आना, और फिर टीचर्स बोलते हैं बेटा ये रही किताब, ये रहा सबक, इसको याद करके आना। और इस दौरान कोई भी स्टूडेंट को ये नहीं बता रहा कि कैसे याद करना है, कैसे वो टेक्स्ट बुक्स, वो किताबें सारी दिमाग में स्टोर करनी है, कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। और आजकल तो हम ओवरलोड कर रहे हैं बच्चों को विद इंफॉर्मेशन। वो जो कैसे करना है, कैसे सीखना है, वो जवाब हमारे पास है और वो हम पाकिस्तान में लेकर आए हैं। और उसमें सुपर लर्निंग में कई कोर्सेज़ हैं जिसमें स्पीड रीडिंग शामिल है, तेज़ी से किताबें पढ़ सकना, मेमोरी शामिल है, माइंड मैपिंग शामिल है। तो ये इस चीज़ की बुनियाद है। अब आप अपनी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल, विल यू प्लीज़ शेयर कोई एक आध टिप ही कि हमारे बच्चे जो हैं जिनको रट्टे की आदत है, एंड ये सवाल जो है यही है माँ आपसे भी, क्रैमिंग, रट्टा, कि बस पहला लफ्ज़ याद दिला दें, आगे पूरा सफ़ा जो हमें याद है जहन में, बट वी नीड टू नो कि व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ड। तो क्या क्या टेक्निक हुई, एक आध तो बताइए। अच्छा, टेक्निक तो ये है कि आप हमारा कोर्स लें तो उसमें पूरा 30 आवर्स का है सिर्फ, और आपको हम ये पूरा सिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात इस्टेब्लिश कर दूँ कि याददाश्त का, जैसे आपने बादाम का बोला था या ऐसे बोला था, हर इंसान के पास सलाहियत है कि वो याददाश्त सही कर सकता है। हमें सिर्फ मैकेनिज़्म नहीं समझ में आता, इसीलिए हम जो ऑटो पे जाते हैं वो है रट्टा। तो ये मैकेनिज़्म समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका दिमाग जो है इंफॉर्मेशन को कैसे लेता है और कैसे स्टोर करता है। बिल्कुल ठीक है, ये मैकेनिज़्म हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। एमा से हम ये पूछ लेते हैं कि एमा, आपको कुछ मुश्किल भी वहाँ पर पेश आई थी जब आप मुकाबले में शरीक थी? बड़े मुख्तलिफ जो थे ममालिक से आए हुए पार्टिसिपेंट्स थे। दूसरा कौन सा मुल्क था जिसके पार्टिसिपेंट तगड़े आपको लगे? हाँ, इसमें 16 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें चाइना, इंडिया, यूएसए, कनाडा भी था। लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंट थी जो कि इंस्टीट्यूट ने मुझे दी, एंड माय कोच, एंड शी इज़ द वन हु ग्रूम्ड मी, ट्रेंड मी। इन्होंने मेरी टेक्निक्स फिक्स की एंड आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं पूरे वर्ल्ड के टॉप से। सो अगर हम देखें तो जैसे ओलंपिक्स होता है, चाहे वो क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, वर्ल्ड लेवल पर जो मुकाबला होता है, दिस इज़ दैट इन मेमोरी। एंड 29 ईयर्स के बाद, 29 ईयर्स से ये मुकाबला हो रहा है एंड पाकिस्तान पहली बार चैम्पियन बना है। ओके, एंड एमा, इसमें लड़कियों के अलावा क्या लड़के भी पार्टिसिपेट कर रहे थे? एंड आपने कैसे आपने इवेल्युएट किया कि क्या इम्पोर्टेंट है? पर्सनल कोई उसमें भी, जैसे हम बार बार एक बात कर रहे हैं, कोई जहनी काबिलियत का भी इसमें अमल दखल है? ये इट्स जस्ट ट्रेनिंग कि आप ये स्किल हासिल कर लें कि आपने मेमोरी को अपने कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, या कोई जहनी काबिलियत का भी इसमें अमल दखल है? अच्छा, आप बोल दे फिर मैं बोलती हूँ। हाँ, जैसे इन्होंने बोला था कि हम सब के दिमाग में ये कैपेबिलिटी है कि हम इतनी तादाद में इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, और आज के दिन हर चीज़ में मेमोरी की ज़रूरत होती है, पढ़ाई में, इन प्रोफेशनल लाइफ। तो हम सब को ज़रूरत है इस ट्रेनिंग की और मेमोरी कैसे काम करती है जानने की।
तो जैसे आप बार बार एक सवाल पूछ रही हैं, क्योंकि ये काबिल यकीन नहीं है कि शायद कि इतना मेमोरी का कंपटीशन पूरा जीत लिया तो कैसे कोई इनेट एबिलिटी है। यस, ऐसा नहीं है कि आप हमसे सीखने आएंगे तो हम कोई जादू करेंगे, ऐसा कुछ होगा जिससे आपकी अचानक से सलाहियत बन जाएगी। हर बंदे के पास ये ऑलरेडी सलाहियत है जिसको इस्तेमाल करना नहीं आता। तो लर्निंग हाउ टू लर्न, ये एक वो की फैक्टर है जो हम सिखा रहे हैं, लर्निंग हाउ टू लर्न। तो सलाहियत आपके अंदर है, हर बंदे के पास है, और तो हम उसको सिर्फ आपको इस्तेमाल करना सिखाते हैं। तो सिर्फ याददाश्त नहीं, इसमें स्पीड रीडिंग भी शामिल है, इसमें माइंड मैपिंग भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक बंदे को जो सुपर लर्नर बनाती हैं। अब जाहिर बात है ये लोग इन्होंने कोर्स लिया, इनके साथ बाकी जो कंपेटिटर्स थे उन लोगों ने कोर्सेज तो अपनी पर्सनल एकेडमिक लाइफ के लिए लिए, लेकिन फिर इन लोगों ने फर्दर परस्यू इसलिए किया इसको कि वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना चाहते थे कि इसमें कंपटीशन में हिस्सा लें, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसे बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सानिया, आप हमें बहुत साथ सारे ये भी बता दें, आपने डिफरेंट कोर्सेज की बात की, जैसे आपने 30 घंटे का कोई कोर्स है उसके हवाले से भी बताया, इन्होंने फर्दर जो है वो कोर्सेज को एक्सटेंड किया और ताकि कंपटीशन में जा सके, कम्पीट कर सकें। लेकिन क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं? कोई उम्र की कैद होती है कि इस उम्र तक जो है दिमाग कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकता है, इस उम्र के बाद जो है लोग शायद वो क्रैमिंग नहीं कर सकते या चीज़ें याद नहीं रख सकते हैं? क्या कोई उम्र की हद भी है या हर उम्र में जो लोग हैं ये याद रख सकते हैं, ये टेक्निक्स अप्लाई की जा सकती हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है। ये इसका उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है, याददाश्त का बिल्कुल भी। ये एक मिसकंसेप्शन है कि इंसान का जो उम्र के साथ जो है जो मेमोरी है वो कम हो जाती है। यस, कम हो जाती है अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं जानते। तो जिस तरह हम कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करें तो उसको जंग लग जाता है, वो यूजेबल नहीं रहती। लाइकवाइज दिमाग की अगर सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे कि याददाश्त, तो उम्र के साथ ख़राब हो जाएगी। लेकिन आप हर उम्र में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एमा जैसे कि स्टूडेंट हैं, लेकिन उसके अलावा मैं पाकिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, मैं लॉर्ड कॉर्पोरेशंस को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल्स के लिए भी हैं। तो हमारे सारे कोर्सेज जो हैं स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए। और अगर इन्हीं के साथ आगे आपको बताऊं कि कंपटीशन में हिस्सा सीनियर कैटेगरी भी होती है, जिसमें डोमिनिक ओब्रायन जो 8 टाइम्स प्रीवियस वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियन रह चुके हैं, वो अब 62 प्लस ईयर्स के हैं और वो स्टिल हिस्सा लेते हैं, ये बात साबित करने के लिए। और रिसर्च भी साबित कर चुकी है कि अगर आप अपनी दिमाग को ट्रेनिंग देंगे तो याददाश्त का आपको कोई लॉस नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सब। और आपने पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया, जिसमें वी स्पेशली टेक प्राइड के पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो आगे आ रही हैं और डिफरेंट ऐसी फील्ड्स एंड डिसिप्लिन्स में जहाँ पर के नहीं सोचा जा सकता था कि पाकिस्तानी ख़वातीन भी अपनी कैपेबिलिटी इस तरह से साबित कर सकती हैं, वो साबित भी कर रही हैं। देयर मेकिंग आप देखते हैं कि कोई हट के चीज़ हो रही होती है ना, तो उसमें ख़वातीन ही होती हैं। कोई हट के चीज़ है, मतलब कि अलग चीज़ है, उसके अंदर रिकॉर्ड बनाया तो वो ख़वातीन ही पाकिस्तानी है जो बना रही है। और पार्लियामेंट की भी हम हमेशा बात करते हैं, कोई हट के काम हो रहा होता है ना, जो सोसाइटी के लिए कोई बिल आ रहा होता है तो वो ख़वातीन ही लेके आ रही है। थैंक यू हमजा फॉर एक्नॉलेजिंग। ये इट टेक्स क्वाइट जिसे कहना चाहिए ना हार्ट टू एक्नॉलेज के ख़वातीन जो है वो अच्छा करती हैं और एक्सेल कर रही हैं। अब हम अपनी जो है ना मर्द टीम की भी बात कर लेते हैं। क्राइस्टचर्च में बुरे हालात हैं। न्यूजीलैंड ने जो है 659 रन 6 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर कर दिया है और 362 रन की लीड हासिल है। 297 हमने पहली इनिंग्स में बनाए थे। बुरी हालत है, मुझे तो इनिंग्स की शिकस्त नज़र आ रही है। ये आपको ही नहीं है, सबको ही नज़र आ रही है। और जो बॉडी लैंग्वेज है ना इस वक्त हमारे प्लेयर्स की, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है और उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या चाहिए। पता नहीं, मुझे ये लग रहा है, ये जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये लग रहा है। तो चूँकि मुझे तो बॉडी लैंग्वेज और ये चीज़ें मैं अच्छी लगती हैं और मैं इन्हीं को देख रही होती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा है विनर जो है ना वो उससे पहले कि वो विन करता है उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये विनर होगा। तो कल शायद जब हम प्रोग्राम कर रहे हो, मुझे तो ये भी खौफ है पाकिस्तान ऑल आउट हो गई होगी। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान कुछ अच्छा परफॉर्म करे, उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं। सो हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।